हेलो बच्चों, आज हम लोग संवेदी विकलांगता में पढ़ेंगे वाणी विकलांगता। वाणी विकलांगता के कारण संपूर्ण व्यक्तित्व प्रभावित होता है। वाणी दोष में सुनने वाला व्यक्ति क्या कहा है इस पर ध्यान ना देकर किस प्रकार कहा जा रहा है इस पर ध्यान देता है। यानी कि जो व्यक्ति बोल नहीं पाता उसका संपूर्ण व्यक्तित्व यानी कि हर दिशा में उसका व्यक्तित्व जो है इससे प्रभावित होता है। वाणी दोष जिसको जो बोल नहीं पाता, जिनमें वाणी दोष पाया जाता है, वो व्यक्ति जो है सामने वाला क्या कह रहा है इस पर ध्यान ना दे करके किस प्रकार कह रहा है उसके हाव भाव पर अधिक ध्यान देता है और श्रोता का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करता है। इससे श्रोता एवं वक्ता दोनों ही परेशान होते हैं और सामने वाला व्यक्ति जो है, जो श्रोता है यानी जो सुन रहा है, वो उसका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए, अपनी ओर करने के लिए बहुत तरीके के कार्य करने लगता है, जिससे कि दोनों ही परेशान होते हैं, सुनने वाला भी और कहने वाला भी। यानी कि श्रोता भी परेशान होता है और वक्ता भी परेशान होता है। वक्ता कौन? कहने वाला, और श्रोता सुनने वाला, दोनों ही इससे परेशान हो जाते हैं। वाणी दोष के अंतर्गत दोषपूर्ण उच्चारण, वाणी दोष के अंतर्गत क्या क्या आता है? दोषपूर्ण उच्चारण, फिर अटकना, हकलाना, देर से वाणी विकास आदि। यानी कि देर से बोलने की क्षमता विकसित होना। फिर है वाणी विकलांगता का अर्थ। वाणी विकलांगता किसी मनुष्य की ऐसी स्थिति को कहते हैं जिसमें उसे आसानी से साधारण तरह से बातचीत करने में कठिनाई पेश आए। यानी कि वो साधारण रूप से आम तरीके से बातचीत भी ना कर पाए, ऐसी स्थिति को हम वाणी दोष कहते हैं। इसमें हकलाना, तुतलाना और अन्य कई प्रकार की वाणी बाधाएं आती हैं, यानी बोलने में जो समस्याएं आती हैं वो इसमें शामिल होती हैं। यदि वाणी बाधा पूर्ण रूप से या काफी हद तक किसी को बोलने में असमर्थ हो तो उसे गूंगापन कहते हैं। यानी कि यदि कोई व्यक्ति जो है या बच्चा जो है पूर्ण रूप से यानी कि वो बिल्कुल भी ना बोल पाए या ऐसी बाधा हो जिसके कारण वो बोल ही ना पाए, तो उसे हम गूंगा व्यक्ति कहते हैं। क्या कहते हैं? गूंगा व्यक्ति, जो बिल्कुल भी ना बोल पाए, गूंगा व्यक्ति कहते हैं। वाक बाधाएं मानव में आम पाई जाती है, यानी कि एक आम विकलांगता है। उसके होने पर भी लोग सफल व सुखी जीवन जी सकते हैं। यानी ऐसी बाधा नहीं है जिसकी वजह से व्यक्ति अपना जीवन जीना ही छोड़ दे या किसी प्रकार की ऐसी बाधा कि अब वो कैसे जिए जैसी समस्या नहीं आती। लोग इसके साथ भी लोग सामान्य जीवन जी सकते हैं। अपनी सामान्य बुद्धि और बढ़ती उम्र के साथ बच्चे वाक्य तथा भाषा के कौशल हासिल कर लेते हैं। जैसे जैसे आयु बढ़ती जाती है उनमें काफ़ी हद तक इसकी योग्यता विकसित होने लगती है। लेकिन कुछ बच्चों में बोलने की समस्या हो सकती है, लेकिन कुछ बच्चे जो होते हैं जो नहीं बोल पाते हैं, ऐसी समस्या उत्पन्न हो जाती है। वाक विकार एक ऐसी स्थिति है जिसके तहत बच्चे को बोलने में हर तरह की दिक्कत आती है। संचार के लिए जरूरी उच्चारण, आवाज निर्मित करने और उसका इस्तेमाल करने में समस्या आती है। ये एक ऐसी बाधा है कि जिसके कारण जो है बच्चा बिल्कुल भी बोल नहीं पाता, वो अपनी बात को दूसरों को समझा नहीं पाता। संचार का जो माध्यम, ये हमारा क्या है? संचार का माध्यम, अपनी भावों को अभिव्यक्त करने का माध्यम। इसमें जो है बच्चा जो है वो आवाज़ ही निर्मित नहीं कर पाता, यानी बोल ही नहीं पाता, उसका इस्तेमाल करने में समस्या रहती है। हालांकि वो शब्दों को अच्छी तरह से जानता है, वो सामने वाला क्या कह रहा है इस चीज़ को वो अच्छे से जानता है, पर वो अपनी बात दूसरों तक नहीं पहुंचा पाता, अपने विचारों, अपने भावों को दूसरों के सामने अभिव्यक्त नहीं कर पाता। वाणी दोष का मतलब उसकी बॉडी और ब्रेन में तालमेल ना बैठना, यानी कि मस्तिष्क ही जो है प्रतिक्रिया करता है। हम जो भी बोलते करते, जैसा भी जो भी कुछ रिएक्ट करते हैं अपनी बॉडी से, वो मस्तिष्क के द्वारा आदेश के कारण ही होता है। तो वाणी दोष का क्या तात्पर्य है कि
बॉडी और ब्रेन में सही तालमेल ना होना, यानी जब ब्रेन आज्ञा दे तो बॉडी रिएक्ट ना करे। बाड़ी दोष होने पर आप अपनी अभिव्यक्ति नहीं कर पाते, विचारों और अभिव्यक्ति बाड़ी द्वारा ही होती है। फिर नेक्स्ट है बाड़ी दोष के कारण। ज़्यादातर बच्चों में वाक्य विकार की वजह अज्ञात है, यानी कि ये कारण पता नहीं चल पाया कि किस कारण से बाड़ी विकलांगता पाई जाती है। शोधों के मुताबिक बोलने के लिए जरूरी पेशियों में हरकत के साथ दिमाग तालमेल नहीं कर पाता, यानी कि मुंह में जो हमारी मांसपेशियां होती हैं वो किस प्रकार से क्रियाशील हो और मस्तिष्क कब आदेश देता है, इन दोनों के बीच जो है तालमेल नहीं हो पाता। इसी कारण बोलने में समस्या आती है। वाणी विकलांगता श्रवण क्षमता में कमी या उसके विकार युक्त होना कान के रोग के कारण भी हो सकती है, यानी कि यदि सही प्रकार से हम सुन नहीं सकते तो बोलने में भी अक्षमता आती है, यानी कि जो भी कुछ हम बोलते सुनते कहते हैं वो अनुकरण के द्वारा करते हैं, यानी दूसरों का सुनकर उसका अनुकरण करते हैं, किंतु जब हम सुन ही नहीं पाते तो हमारे अनुकरण क्षमता सही प्रकार से नहीं हो पाती। तो इस प्रकार जिनके कानों में विकार होता है, यानी जो सही तरीके से सुन नहीं पाते, उनमें भी जो है वाणी विकलांगता पाई जाती है। इसके अतिरिक्त तालु में, कंठ में, किसमें किसमें, तालु में, कंठ में, तालु में, कंठ में तथा जीभ में या दांत में जब कोई विकृति उत्पन्न होती है, यानी कि तालु जब होठ कटे हुए हो, जीभ कटा हो या दांत ना हो, तब भी बोलने में समस्या उत्पन्न हो जाती है। जो हम बोलते हैं वो साफ सुनाई नहीं देता, साफ समझ में नहीं आता कि सामने वाला क्या कह रहा है। वातावरण के कारण भी बच्चे में वाणी विकार हो सकता है, यानी कि जब वातावरण, यानी कि जब आसपास के लोग सही तरीके से उच्चारण नहीं करते शब्दों का, तो बच्चे जो है वो सुनकर ही सीखते हैं। अगर गलत उच्चारण होता है उनके माता पिता द्वारा या भाई बहनों द्वारा, तो उनके भी गलत उच्चारण करने की आदत पड़ जाती है, वो उसी प्रकार से गलत उच्चारण शब्दों का करने लगते हैं। बालक के वातावरण में किसी प्रकार के दोष हो तो भी इनमें भी दोष उत्पन्न हो जाता है। फिर है वाणी विकलांगता का वर्गीकरण। वाणी दोष अलग अलग प्रकार के होते हैं। पहला है आंशिक वाणी दोष। इसमें हो जाएगा जिन व्यक्तियों में भाषा का थोड़ा विकास होता है वे आंशिक रूप से वाणी दोष से पीड़ित हैं, यानी जो थोड़ा बहुत बोल लेते हैं वे कैसे होते हैं, आंशिक रूप से पीड़ित होते हैं। और पूर्णतः मूक, यानी जिन व्यक्तियों में भाषा का बिल्कुल भी विकास नहीं होता, वे बोल नहीं सकते, उन्हें पूर्णतः मूक श्रेणी में रखा, यानी पूर्णतः गूंगे श्रेणी में रखा जाता है, जो बिल्कुल भी बोल नहीं पाते। फिर उपचार में सबसे पहले स्पीच थेरेपी। स्पीच थेरेपी बोली भाषा और मुंह में बोलने के तरीकों को सुधारती है। किसको सुधारती है, बोली को, मुंह को सुधारती है, तो भाषा को सुधारती है। जो बच्चे ठीक से बोल नहीं पाते उनकी बोली को साफ तथा भाषा सीखने और सुनने के कौशल को सुधारती है। यानी इसमें जो होता है वो थेरेपिस्ट होता है, स्पीच थेरेपिस्ट जो होते हैं वे प्रशिक्षित होते हैं। वो बच्चों की भाषा सीखने के कौशल में सुधार करते हैं कि बच्चा जो है सही तरीके से सुने, उसके आसपास के वातावरण का ज्ञान प्राप्त करके उन्हें भी सुधारते हैं ताकि उनकी भाषा में एक सुधार आए। फिर है शिक्षा। वाणी विकलांग बालकों की शिक्षा के लिए विशेष विद्यालय की आवश्यकता होती है, जहां उन्हें संकेतों तथा इशारों के माध्यम से विचारों को अभिव्यक्त करना सिखाया जाता है। एक विशेष विद्यालय और विशेष शिक्षक की आवश्यकता होती है जो उन्हें इशारों के माध्यम से, संकेतों के माध्यम से तथा चित्रों के माध्यम से बोलना तथा अपनी बात को अभिव्यक्त करने की शिक्षा प्रदान करता है, प्रशिक्षित करता है उन्हें। इस प्रकार से ये वाणी दोष के कारण तथा अर्थ, वर्गीकरण तथा उपचार, ये वाणी दोष यहाँ पे संवेदी विकलांगता समाप्त होता है। और नेक्स्ट हमारा इसमें संवेगात्मक विकार। अगला जो है वो है संवेगात्मक विकार। अन्य जानवरों और मनुष्यों में बहुत बड़ा अंतर होता है।
जानवरों और मनुष्यों में बहुत बड़ा अंतर होता है, और यह अंतर है उसकी अपनी भावनाओं को व्यक्त करने की क्षमता। मनुष्य जो है वो अपनी भावनाओं को व्यक्त कर सकता है जानवरों के मुताबिक, जबकि कुछ जानवर भी ऐसे होते हैं जो अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं। जैसे कुछ भावनाओं को व्यक्त करते हैं, जैसे कुत्ते जो होते हैं, जो बहुत खुश होते हैं तो अपनी पूंछ हिलाने लगते हैं, परंतु मनुष्यों के पास भावनाओं को व्यक्त करने का भंडार होता है। फिर है संवेगात्मक विकलांगता का अर्थ। भावात्मक विकलांग व्यक्ति अपने संवेगों पर नियंत्रण नहीं कर पाते हैं, पूर्ण नियंत्रण नहीं कर पाता। उसे यह नहीं ज्ञात होता कि किस जगह अपने संवेगों का प्रदर्शन करना है, तथा उस पर नियंत्रण नहीं रख पाता है। उसके संवेगों का आवागमन तीव्र उतार चढ़ाव के साथ होता है, यानी कि बहुत जल्दी वो नाराज हो जाता है, फिर बहुत जल्दी खुश भी हो जाता है, तुरंत तुरंत उसकी भावनाओं में परिवर्तन होता है। फिर संवेगात्मक विकलांगता के लक्षण। सबसे पहला है दुखी महसूस हो जाना। यह लोग जो होते हैं जिनमें संवेगात्मक विकलांगता होती है, ये बहुत जल्दी दुखी हो जाते हैं, किसी भी बात पर दुखी हो जाते हैं। दूसरा है कि सोच या विचारों में स्थिरता न होना। ये कभी स्थिर नहीं होते, इनके सोच विचार जो हैं स्थिर नहीं होते, हमेशा भटकते रहते हैं, कभी एक और ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते। फिर नेक्स्ट है बहुत ज़्यादा भयभीत या डरा हुआ रहना। यह बिना वजह, बिना किसी वजह के डरे रहते हैं, आशंकित रहते हैं। इन्हें हर वक्त किसी न किसी चीज़ का भय रहता है, अनजान चीज़ों का भय रहता है इन्हें। फिर है हर वक्त खुद को गलत समझना, यानी कि चाहे गलती किसी की भी हो, यह खुद को ही गलत समझते हैं। इन्हें लगता है कि जो भी कुछ हो रहा है इनके साथ या दूसरों के साथ, उसमें इनकी खुद की गलती है, इनकी वजह से ही सब कुछ हो रहा है। फिर है दोस्तों से अलग हो जाना, कोई कार्य ना कर पाना। यह अपने दोस्तों से भी बातचीत नहीं करते, अपने समूह से भी अलग हो जाते हैं, कोई किसी ना ही तो किसी कार्य में इनका मन लगता है। फिर नेक्स्ट है बहुत जल्दी जल्दी मूड चेंज होना। जैसा अभी था कि बहुत जल्दी इनका मूड चेंज हो जाता है, कभी खुश हो जाते हैं, तुरंत दुखी हो जाते हैं। तो इनके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता कि कब ये किस बात पे खुश हों और किस बात पे बहुत क्रोधित हो सकते हैं। फिर है बहुत जल्दी थक जाना। ये जो है बहुत किसी भी कार्य को करने में बहुत जल्दी थक जाते हैं और थकान महसूस करने लगते हैं, इन्हें कमजोरी महसूस होने लगती है। फिर संवेगात्मक विकलांगता के कारण। वास्तव में कोई भी संवेगात्मक विकलांगता के कारण नहीं जानता, कोई भी नहीं जानता कि किस कारण से ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है। प्रत्येक व्यक्ति के अनुसार ये कारण अलग अलग होता है। फिर भी कुछ कारण हैं जो संवेगात्मक विकलांगता उत्पन्न करते हैं। पहला है आनुवांशिक। माता पिता में यदि किसी को संवेगात्मक विकलांगता है या अन्य कोई मानसिक रोग है तो बच्चे को भी संवेगात्मक विकलांगता हो जाती है। आनुवांशिकता का अर्थ ही है कि माता पिता या पूर्वजों से कोई गुण या दोष बच्चे में आना। तो यदि माता पिता या बच्चों में संवेगात्मक विकलांगता या कोई मानसिक बीमारी है तो बच्चों में भी ये विकार उत्पन्न हो जाता है। फिर है मस्तिष्क विकार। यदि बच्चे को मानसिक विकार है, यानी कि मानसिक रूप से वो बीमार है, तो भी उसमें संवेगात्मक विकलांगता उत्पन्न हो जाती है। मानसिक विकार और संवेगात्मक विकलांगता में बहुत घनिष्ठ संबंध है। यदि बच्चा जो है मानसिक रूप से बीमार है तो उसमें संवेगात्मक अस्थिरता पाई जाती है। फिर है पौष्टिक भोजन। यदि बच्चे को उसकी आयु के अनुसार, यानी बच्चे का जो आयु है उसके अनुसार, उसके वजन तथा आयु के अनुसार, उसकी आवश्यकता के अनुसार पौष्टिक भोजन नहीं मिल पाता है तो बहुत कमज़ोर हो जाता है, चिड़चिड़ा हो जाता है, हर बात पे नाराज़ हो जाता है, कब किस बात पे नाराज़ हो जाए पता नहीं चलता, हमेशा गुस्से में रहता है, उसका किसी कार्य में कोई मन नहीं लगता। तो पौष्टिक भोजन का भी उसके ऊपर बहुत प्रभाव पड़ता है। यदि पौष्टिक भोजन करता है तो हमेशा खुश रहता है, स्वस्थ रहता है, हर काम में उसका मन लगता है। फिर नेक्स्ट है तनाव। यदि बच्चा बहुत लंबे समय तक तनाव में की स्थिति में रहता है तो भी ये संवेगात्मक स्थिरता विकलांगता पाई जाती है। यानी कि यदि बहुत लंबे समय तक तनाव वाली परिस्थिति में रहता है, किसी भी तरीके का तनाव, चाहे वो पढ़ाई का तनाव हो या परिवार का तनाव हो या अच्छे मार्क्स लाने का तनाव हो, किसी भी तरीके का तनाव हो, तो उसमें एक स्थिति के बाद उसमें संवेगात्मक विकलांगता उत्पन्न हो जाती है। हर व्यक्ति की अपनी तनाव सहने की क्षमता होती है। जब उस क्षमता से अधिक तनाव
हो जाता है तो उस स्थिति में बच्चे में जो है संवेगात्मक विकलांगता उत्पन्न हो जाती है। फिर नेक्स्ट है परिवार। यदि परिवार में शांति नहीं है, माता पिता का आपस में संबंध ठीक नहीं है, तो भी बच्चा संवेगात्मक विकलांग हो सकता है। यदि माता पिता में आए दिन लड़ाई होती रहती है किसी किसी छोटी छोटी बात पे, या आर्थिक तंगी है उनके घर में, पैसों को लेकर किसी बात की समस्या है, तो भी बच्चे में जो है संवेगात्मक विकलांगता उत्पन्न हो जाती है। बच्चा जो है लगातार ऐसी परिस्थिति में रहता है, लगातार अशांति के वातावरण में रहता है, वो माता पिता के लड़ाई झगड़े देखता रहता है, बहुत ज़्यादा तनाव की स्थिति घर में उत्पन्न हो जाती है जो लगातार बनी रहती है, लंबे समय तक बनी रहती है। तो उस स्थिति में भी जो है बच्चे के संवेगों पर प्रभाव पड़ता है, संवेगात्मक विकास पर प्रभाव पड़ता है, जिसके कारण वो जो है उसके अंदर संवेगात्मक अस्थिरता उत्पन्न हो जाती है। फिर नेक्स्ट है पहचान। इसमें पहला है व्यक्तित्व परिवर्तन। इस अवस्था में क्या होता है कि व्यक्तित्व परिवर्तन, बच्चे का जो व्यक्तित्व अचानक से बदल जाता है। जो बच्चा अभी तक बहुत खुश होता है, पढ़ने में बहुत तेज है, वो अचानक से अकेले रहने लगता है, किसी से बातचीत नहीं करता है, पढ़ाई में भी धीरे धीरे कमजोर होने लगता है, नीचे गिरने लगता है, वो एकदम अलग थलग हो जाता है, समाज से, विद्यालय में बच्चों से एकदम अलग रहने लगता है। नेक्स्ट है संवेग प्रदर्शन। इसमें है कि बच्चों में संवेग प्रदर्शन जो है वो भी अलग हो जाता है। अचानक बच्चा जो है उसका मूड चेंज होने लगता है, कभी कभी नाराज हो जाता है, कभी खुश हो जाता है, कभी बहुत दुखी हो जाता है, कभी किसी से इतना हद तक प्यार करने लगता है कि वो उसके बिना रह ही नहीं पाता। तो बहुत सारे चेंजेस आने लगते हैं, और वो उसके प्रदर्शन का जो प्रदर्शन करने के जो तरीके हैं वो भी अलग हो जाते हैं। वो अपने प्रेम को या अपने क्रोध को प्रदर्शित करने के लिए, लोगों के सामने दिखाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। फिर अलग थलग रहना या अकेले रहना। नेक्स्ट क्या है? अलग थलग रहना या अकेले रहना। इस अवस्था में क्या होता है, बच्चा अलग रहने लगता है, अलग थलग रहने लगता है, किसी से बातें नहीं करता, विद्यालय में भी पीछे बैठता है, अलग बैठता है, किसी बच्चे से बात नहीं करता, अपना टिफिन शेयर नहीं करता, घर पे भी किसी से बात नहीं करता, अकेले कमरे में दिन भर पड़ा रहता है, खेलने भी बाहर नहीं जाता। तो ये सारी चीज़ें देख करके उन्हें पहचाना जा सकता है कि बच्चे में जो है संवेगात्मक विकलांगता पाई जाती है। फिर है अपना ध्यान न रखना। इस अवस्था में बच्चे जो है अपना ध्यान नहीं रखते, हमेशा बेकार तरीके से पड़े रहते हैं, खाने पीने का इनको ध्यान नहीं रहता, कपड़ों का सेंस नहीं रहता, किसी भी तरीके से बाहर चले जाते हैं, कभी भी इन्हें भूख नहीं लगती, खाने की इच्छा नहीं होती, कुछ भी खाना नहीं चाहते हैं, कुछ मिल गया तो खा लिए, नहीं तो नहीं, उससे उनको कोई मतलब नहीं रहता। फिर नेक्स्ट है हतोत्साहित। पांचवा है हतोत्साहित, हतोत्साहित। इस अवस्था में जो बच्चे बहुत जल्दी निराश हो जाते हैं, किसी भी कार्य को उन्हें लगता है कि वो कर नहीं पाएंगे, असफल हो जाएंगे, या उनके बस की बात नहीं है, वो कभी किसी भी कार्य को सही तरीके से नहीं कर पाएंगे। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, व्यक्तित्व परिवर्तन, संवेग प्रदर्शन, अलग थलग रहना, अपना ध्यान ना रख पाना, हतोत्साहित, तो इन सारी चीज़ों को देख करके, इन सारे व्यवहारों को देख करके कहा जा सकता है कि बच्चे में जो है संवेगात्मक अस्थिरता पाई जाती है। तथा यदि सही उचित मार्गदर्शन मिले, सही शिक्षा मिले, प्यार तथा सहानुभूति के द्वारा इसको दूर किया जा सकता है।
संवेगात्मक स्थिरता को तथा मनोवैज्ञानिक अगर बहुत हद तक हो जाए तो चिकित्सक से मिलना चाहिए, मनोचिकित्सक से मिलकर के इनकी इस स्थिति को दूर किया जा सकता है। समांतर इस अवस्था में प्यार तथा सहानुभूति की बहुत अधिक आवश्यकता होती है, देखभाल की आवश्यकता होती है, उनके वातावरण में कुछ परिवर्तन की आवश्यकता होती है, जिसके द्वारा इन बच्चों को सामान्य किया जा सकता है तथा उनके व्यक्तित्व में विकास किया जा सकता है।